हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश के। और किरण प्रकाश के में बच्चों हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्लीज बहुत ही पूरे जोश के साथ अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आराम से नोट्स बनाते हुए हमारे साथ पढ़िए प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्लीज आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, दिन में देखे, रात में देखे, दोपहर में देखो, जब भी देखो तो कॉपी कलम लेकर बैठो वीडियो देखते तक। क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तभी आप नोट्स बना पाएंगे और इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक को। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा डेफिनेशन। पता है कि फिजिक्स में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेफिनेशन से हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है। डेफिनेशन से हमें फॉर्मूले की नॉलेज होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे नॉलेज गेन हो सकता है हमें डेफिनेशन से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की अगर बात करें डेफिनेशन की, किसकी? प्रकाश के अपवर्तन के डेफिनेशन की जो अगर बात की जाए तो इसके डेफिनेशन क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश की किरण अलग अलग प्रकाश की घनत्व। जी हाँ, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रकाश की घनत्व को ब्लू मार्कर से लिखा हूँ, इसके साथ साथ उसे मैं थोड़ी अलग डिजाइन कर दिया हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण अलग अलग प्रकाश के घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। फिर से क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण अलग अलग प्रकाश के घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश को अपने पथ से विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा समझो। मान लो ये है हमारा बाउंड्री लाइन, या फिर ऐसा समझो ये आपने एक शीशे का स्लैब लिया, बहुत अच्छा। शीशे का आपने एक बक्सा लिया, शीशे कांच का भाई, कांच का एक बक्सा लिया, ठीक है, और इसमें भर दिया पानी। ये लीजिए, इसमें भर दिया, क्या भर दिया? इसमें पानी। ये लो, बहुत अच्छे, चलो पानी भी भर गई। अब मैंने क्या किया कि इस कांच पर अंदर में क्या है बच्चों? तो अंदर में, इसके अंदर में भरा हुआ है पानी। अच्छा, बाहर में कुछ है? बाहर में कुछ नहीं है सर, बाहर में जो है मेरा मार्कर गिर गया, चलो कोई बात नहीं। बाहर में कुछ है? जी नहीं, बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में क्या है? तो बाहर में है वायु। अच्छा, रेड वाला मार्कर दिखाई पड़ता है? मैं थोड़ा सा झांक के देख लेता हूँ कैमरे में कि रेड मार्कर दिखती है या नहीं दिखती है। चलो अच्छी बात है, रेड मार्कर दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। चलो, तो बाहर में क्या है? वायु। अब मान लीजिए कि आप वायु में इस तरह से खड़ा है और आपके सामने रखा है एक कांच में एक शीशे का है, मतलब एक कांच का ये आपके पास एक कांच का बर्तन है। उस कांच के बर्तन में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। आपने यहाँ से इस तरह से एक आपतित किरण मारी, यानी कि आपने यहाँ से आपतित किरण डाला। जब आपतित किरण डाला तो इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे? तो इस बिंदु को हम बोल देंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब यहाँ पे किरण जो है किस तरह से गति करेगी जब यहां से इस लाइट को हम डालेंगे तो होगा क्या कि एक्चुअली में सबसे पहले तो यहां पे एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब कैसे बनाते हैं? तो अभिलंब हमेशा सतह के लंबवत रहती है, यानी कि यह सतह है तो इस सतह से ऐसे सीधी क्या नहीं चाहिए? अभिलंब होगी। इस सतह के, ये जो कांच का जो मैंने बर्तन लिया, इसके सतह का क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गई अभिलंब, ये हो गई आपतित किरण। तो बच्चों होना क्या चाहिए कि जब हमने इस तरह से एक आपतित किरण डाला तो ये आपतित किरण सीधा ऐसे चल जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे सीधे जाने के बजाय क्या होती है? ये ऐसे सीधे जाने के बजाय क्या होती है कि वो कुछ इस तरह से ऐसे अपने रास्ते से भटक के इस तरफ चली जाती है। इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन चली गई इस तरफ। तो एक क्या हुआ कि अपने रास्ते से भटक गई। अपने रास्ते से क्यों भटक गई? तो प्रकाशीय घनत्व के कारण। जी हां, किसकी प्रकाशीय घनत्व? तो माध्यम की अलग अलग प्रकाश के घनत्व। क्या कहता है? माध्यम, अलग अलग प्रकाश के घनत्व वाले माध्यम के कारण। क्योंकि ये जो है वो माध्यम क्या है? इस माध्यम में वायु भरा हुआ है, इस माध्यम में क्या है? पानी भरा हुआ है।
तो इसकी ये एक अलग माध्यम होगी, यह एक अलग माध्यम होगी, और हम वायु वाले माध्यम में से खड़े होकर रे ऑफ लाइट मार रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उस रे ऑफ लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधी ऐसे ना जाके वो अपने पथ से भटक के इस तरफ मुड़ गई। तो इसी घटना को हम क्या बोल देंगे कि क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। बात समझ में आई? और थोड़ी सी समझो, और अच्छे तरीके से समझो। कैसे? ऐसे समझो, मान लीजिए कि हमारे पास फिर से वही कांच वाला डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे में फिर से हम क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। चलो पानी भर देते हैं। मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ इस डब्बे में, चलो अच्छी बात है। अब क्या हुआ, इस बार जो है, इस बार क्या होगी कि इस बार हम इस डब्बे में से खड़े खड़े ऐसे हम एक रे ऑफ लाइट यहां पे डाल दिए, यानी कि इस बार जो आपतित किरण जो आ रही है वो किस वाले माध्यम से, तो पानी वाले माध्यम से आ रही है। अच्छा, जब पानी वाले माध्यम से आ रही है, सबसे पहले आप एक अभिलंब बना लेते हैं। कहां पे अभिलंब बनाएंगे, तो ये होगी आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर सीधा एक ऐसे अभिलंब ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पे गौर कीजिए कि इस रे ऑफ लाइट को, इस आपतित किरण को सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा इस तरह से, इस रे ऑफ लाइट को इस तरह से ऐसे बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर नहीं निकलेगी। होगा क्या, तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो अपने पथ से भटक के वो कुछ ऐसे निकलेगी, इस तरह से निकलती है। तो जाना चाहिए था इसको इस पथ पर, भटक के चली गई उस पथ पर। तो इसी घटना को हम बोल देंगे, इसी घटना को हम क्या बोल देंगे, जो घटना जो हो रही है क्या, कि जाना चाहिए इस पथ पर, चली जा रही है उस पथ पर, जाना चाहिए था इसको इस पथ पर, चली गई इस पथ पर। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तो इसी घटना को भैया हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बनती है कि जब कोई प्रकाश की किरण अलग अलग प्रकाश के घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपने पथ से विचलन होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? और ये थी हमारा एक्सप्लेनेशन। और सुनिए, यहां पर जो हमने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आप इस तरह से गोल घेर रखा, वो क्या है, वो है प्रकाशकीय घनत्व। कि एक्चुअली ये प्रकाशकीय घनत्व क्या होता है। तो देखो, ये लाइट को मुड़ना, इस प्रकाश की किरण को उस तरफ मुड़ना, यहाँ पे प्रकाश की किरण को इस तरफ मुड़ना, अगर देखा जाए यहाँ पे बच्चों, तो ये प्रकाश की किरण जो है वो बाहर निकलते वक्त ये क्या है, काली वाली लाइन जो है वो अविलंब है, तो ये अविलंब से दूर जाती हुई दिख रही है। जैसे इसको मैं नाम देता हूं, ये हो गया हमारा फिगर 1, ये हो गया हमारा फिगर 2। अगर फिगर 1 में देखें तो जब हम वायु से प्रकाश की किरण को मार रहे हैं तो वो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो ये जो है वो काली वाली लाइन अविलंब के तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही जब पानी में खड़ा होकर हम प्रकाश की किरण को मारे तो वह विलंब से दूर जाती हुई दिख रही है। तो इस तरह से क्यों हो रही है, तो ऐसा जो है वो प्रकाशकीय घनत्व के कारण ही हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण होता है, तो माध्यम के प्रकाशकीय घनत्व के कारण होता है। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं और अब लिखता हूं क्या, कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से संभव है, तो प्रकाश की अपवर्तन तभी हो सकता है जब माध्यम की प्रकाशकीय घनत्व क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से संभव है, तो प्रकाश के अपवर्तन तभी होगी जब अलग अलग माध्यम जब अलग अलग प्रकाश के घनत्व वाला माध्यम होगा, तभी प्रकाश की अपवर्तन हो सकती है। तो अभी प्रकाशकीय घनत्व क्या है, तो प्रकाशकीय घनत्व के ऊपर बात करते हैं हम। तो प्रकाशकीय घनत्व को जो बच्चों हम किस तरह से हम मापेंगे कि किस तरह से किसका प्रकाशकीय घनत्व ज्यादा, किसका प्रकाशकीय घनत्व कम होता है, तो हम इस प्रकाशकीय घनत्व को हम किस तरह से आकलन कर सकते हैं। तो कहा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे आप इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति करती है, कैसे गति करती है, धीमी गति करती है, उस माध्यम को
प्रकाशिकीय सघन माध्यम कहा जाता है। कैसी माध्यम का है कहलाएगी वो? तो प्रकाशिकीय सघन माध्यम। बात समझ में आ रही है? जिस माध्यम में प्रकाश कैसी गति करेगी? धीमी गति करेगी, यानी कि प्रकाश धीरे धीरे। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि आप मार्केट में हो, बाजार में हो, और बाजार में खूब भीड़ है, खूब भीड़ है, खूब भीड़ है, खूब ठंचम ठंच एकदम भीड़ है, एकदम पूरा ठुस ठुस के भीड़ भरा पड़ा है। अब उस भीड़ में आप चल रहे हो, जब उस भीड़ में आप चल रहे हो तो आप क्या हो? आप बहुत धीमी 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 गति करोगे। तो क्या कहोगे कि वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, यानी कि वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। उसी तरह से बच्चों, प्रकाश जो है, मैंने किसी ऐसी माध्यम में प्रकाश की किरण को भेज दिया, मैंने किसी ऐसी माध्यम में प्रकाश की किरण को भेज दिया जहां पर प्रकाश कैसी गति कर रही है? धीमी गति कर रही है। तो मैंने इसको क्या कर दिया कि एक ऐसी माध्यम है, तो प्रकाशिकीय सघन माध्यम है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी इसको रेड मार्कर से लिखना होगा, जी हाँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? तो दूसरा कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति करती है, तेज गति करती है, जिस माध्यम में प्रकाश कैसी गति करेगी? तेज गति करेगी, तो उस माध्यम को हम क्या कह देंगे? तो उस माध्यम को हम प्रकाशिकीय विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाशिकीय विरल माध्यम। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो प्रकाशिकीय घनत्व का। क्या? कि जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति करती है उस माध्यम को प्रकाशिकीय सघन माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति करती है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। और इसी सघन माध्यम को, किसको? तो सघन माध्यम। अगर हम बात करें सघन माध्यम, तो प्रकाशिकीय घनत्व और सघन माध्यम ये दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। जी हाँ। कहता है क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, सब इंपॉर्टेंट लाइन ना आप लोग नोट करते चलेंगे। ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ सारे के सारे आप नोट करते चलें, क्योंकि यही आपको जाके आगे यूज होगा। चाहे वो आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, चाहे कुछ भी आप करेंगे, तो यही जाके आपको यूज होने वाला है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो प्रकाशिकीय घनत्व, तो मैंने क्या कह दिया कि जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति करती है उस माध्यम प्रकाश सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम प्रकाश तेज गति करती है उसको हम प्रकाशिकीय विरल माध्यम कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है क्या? तो कि प्रकाशिकीय सघन माध्यम जो होता है वो प्रकाशिकीय घनत्व, यानी कि सघन माध्यम का प्रकाशिकीय घनत्व विरल माध्यम के सापेक्ष में ज्यादा होता है। बात समझ में आए क्या? कि सघन माध्यम का प्रकाशिकीय घनत्व विरल माध्यम के सापेक्ष में ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर लाइट कैसी गति कर रही है? तो लाइट जो है वो धीमी गति कर रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लिखें। तो इसीलिए मैंने वहां पे डिनोट किया था बच्चों, क्या? प्रकाशिकीय घनत्व। बात समझ में आई? तो यहां पे लिख देते हैं कि सघन माध्यम का प्रकाशिकीय घनत्व विरल के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष ज्यादा होता है। माध्यम के सापेक्ष ज्यादा होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? फिर से एक बार, ये हो गई डिफिनीशन किसका? तो ये हो गई डिफिनीशन प्रकाश के अपवर्तन का। क्या कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण अलग अलग प्रकाशीय घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश और
प्रकाश को अपने पथ से विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रकाश की, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति करेगी प्रकाश की सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति करती है प्रकाश की विरल माध्यम। और इसीलिए कहते हैं कि सघन माध्यम का प्रकाश के घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके सापेक्ष में? तो विरल माध्यम के सापेक्ष में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब जो है, अब बात आती है कि सर हम तो ये समझ गए कि प्रकाश की घनत्व क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेकिन अब आप हमें यह बताएं कि हम इस प्रकाशिय घनत्व को कैसे मापेंगे। तो प्रकाशिय घनत्व को मापने के लिए बच्चों, प्रकाशिय घनत्व को अपवर्तनांक के रूप में मापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या? कि प्रकाशिय घनत्व को अपवर्तनांक के रूप में मापा जाता है। तो अब यहां पे एक और न्यू वर्ड आ गई, और वो न्यू वर्ड क्या है? तो वो है न्यू वर्ड ए अपवर्तनांक वाला। कि अब अपवर्तनांक क्या है? तो यानी कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अब हम लोग पढ़ेंगे। अपवर्तनांक को हम लोग बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम दर्शाते हैं म्यू से। अगर इस अपवर्तनांक की बात करें तो इसको हम दर्शाते हैं म्यू से। तो यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ, साइड देता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी से आप इतना का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं सॉरी आगे की बात करता हूँ जल्दी से। चलिए हो गया। अब देखो, हमें यह तो पता चल गया कि जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति करेगी उसको हम सघन कह देंगे, जब तेज गति करेगी तो विरल कह देंगे। और क्या? तो सघन का जो प्रकाश की घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके सापेक्ष में? विरल के सापेक्ष में। और इस प्रकाश के घनत्व को हम किस रूप में मापते हैं? तो अपवर्तनांक के रूप में मापते हैं। अब अपवर्तनांक क्या है? अब अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक जो है बच्चों, अपवर्तनांक यहां आया कैसे? तो अपवर्तनांक को हम यूज किस लिए कर रहे हैं? तो हम प्रकाशिय घनत्व को मापने के लिए हम अपवर्तनांक को यूज कर रहे हैं। और प्रकाशिय घनत्व की कैसे पता चल रही है? तो प्रकाश की गति से। और प्रकाश की गति, किसी भी वस्तु की गति को हम कैसे अध्ययन करते हैं? तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की गति। यानी कि आप ऐसे समझे सॉरी, अभी हम रेस्ट में हैं, लेकिन अब चांद से देखो तो हम आपको मोशन में दिखेंगे, गति में दिखेंगे। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर ही हो और हमें देखो तो हम आपको क्या दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे। इसी तरह से अपवर्तनांक भी जो है वो कहीं ना कहीं एक रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप ऐसा समझे कि अपवर्तनांक का जो डेफिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक सापेक्षिक गति से निकलने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपवर्तनांक क्या है? तो कहते हैं अपवर्तनांक के लिए बच्चों क्या कहते हैं कि अपवर्तनांक कहा जाता है बच्चों कि माध्यम में, ऐसे यार इतना गलती कैसे हो जा रहा है? हाँ, कहा जाता है बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है।
ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अपवर्तनांक का बहुत ईजी डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत क्यूट डेफिनेशन, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन। क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोल देंगे अपवर्तनांक। क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं क्या, प्रकाश की चाल एवं क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको दर्शाएंगे कैसे, हम म्यू द्वारा, इसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक की डेफिनेशन जो है वो क्यों बनी कि प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, बटा प्रकाश की चाल किसमें, माध्यम में। तो ऐसा डेफिनेशन क्यों बना, तो क्योंकि हम अपवर्तनांक क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रकाशिकीय घनत्व मापना है। और प्रकाशिकीय घनत्व को किस तरह से समझ रहे हैं, तो जिसमें प्रकाश धीमी गति करे उसको सघन माध्यम कर, जिसमें प्रकाश तेज गति करे उसको विरल माध्यम कर दे रहे। तो कहीं ना कहीं गति का कॉन्सेप्ट है अपवर्तनांक। समझ में आया। और इसी डेफिनेशन से बच्चों, इसी डेफिनेशन से यहां से एक म्यू का एक फॉर्मूला बन जाता है, म्यू बराबर, यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो गई माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आया। और निर्वात में प्रकाश की चाल किसके बराबर, अरे निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल, अप्रोक्सीमेट वायु में प्रकाश की चाल। और उसको कैसे दर्शाते हैं, c द्वारा। और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करें, जिस माध्यम की हम प्रकाश की चाल बात करेंगे, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम मान लिए v। और इसीलिए एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि म्यू बराबर c बटा v, जो कि आपके बुक में दिया हुआ रहता है हमेशा। बात समझ में आया। तो बुक में जो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वही मिलेगा कि म्यू बराबर c बटा v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम प्रकाश की चाल को हम क्या मान लिए हैं, v मान लिए हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया। चलिए तो अब देखो बच्चों, इसको मिटाते हैं। देखो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है यार, आराम से कोई भी चीज़ पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे ना, तो वो लाइफ में कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। और वही जब एंगे ढेंगे, देहात में कहा था एंगे ढेंगे, अगर किसी भी काम को, अगर आपको मतलब किसी भी काम को करने में अगर मन ना लगे तो बच्चे एंगे ढेंगे करते हैं, मतलब कि वो काम को जैसे मन तैसे करते हैं। तो आपको उस तरह से नहीं करना, आपको समझ के पढ़ना है। सोचो ना 12th का मतलब कि क्या बोलते हैं, 12th का जो सिलेबस भी है वो भी मतलब अजीब है। जो बच्चा 9th में 10th में 11th में 9th में 10th में इंटीग्रेशन का नाम नहीं सुना, डिफरेंशिएशन का नाम नहीं सुना, और वो अचानक से 11th में सुनता है नाम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो उसे तो बाउंस करेगा ही करेगा। तो क्या करोगे, झेलना है, लाइफ है, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो होती है वो झेलनी पड़ती है। तो इसलिए तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि झेलनी पड़ती है। क्या करोगे, अगर इस ब्रह्मांड में आपको जीना है तो इस ब्रह्मांड में जीने के लिए आपको जीने के लिए सीखना पड़ेगा कि हमें जीना कैसे है। और जिस दिन आप जीने के लिए सीख गए तो आपकी लाइफ जो है वो बदल जाएगी। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, कि जिस दिन इस पृथ्वी पर आप जीने का तरीका सीख जाओगे ना तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। क्या करें सर, कुछ दिमागवा में घुसवे नहीं करता है, या तो फलानमा के बेटी सपनमा में आती है वाला सिस्टम है। चलो कोई बात नहीं चलो देखो, तो प्रकाश के अपवर्तन, और हम लोग पढ़ रहे थे अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक में क्या पढ़े,
तो अपवर्तनांक को हम लोग सूचित करते हैं म्यू से। और म्यू बराबर क्या पढ़े, तो म्यू बराबर पढ़े बच्चों हम लोग कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू का फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कहां पर, तो वो है माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, और सुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम कैसे दर्शाते हैं, C से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को कैसे दर्शाते हैं, V से। अच्छा, C क्या है, तो C क्या है, तो C जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप ऐसा भी कहें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब क्या, तो C क्या है, तो C जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, या फिर किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख सकता है कि वायु में प्रकाश की चाल। तो इसीलिए हम C की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, और C की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। क्या है, तो इसकी मान होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो लाइट कितनी तेज गति करती है, प्रकाश कितनी तेज गति करती है। चलो ठीक है, अब मैंने जो पहला जो सॉरी, अब जो मैंने पहला वेरी सॉरी, अब हम बात करते हैं जो हमने जो पहला क्या बनाया था, पहला जो मैंने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के ऊपर आते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये वाली लाइन है, ये लाइन किसी दो माध्यम को सेपरेट करती है। दो माध्यम को सेपरेट करती है मतलब क्या, कि मतलब कि ये कोई माध्यम है 1 और ये कोई माध्यम है 2। यह है कोई पहली माध्यम, यह है कोई पहली दूसरी माध्यम। मान लिए कि पहले माध्यम की जो अपवर्तनांक है वो है μ1 और दूसरी माध्यम की जो अपवर्तनांक है वो कितना है, μ2। मान लिए कि पहले माध्यम की अपवर्तनांक जो है वो हम कितना मान लिए, μ1, और दूसरी माध्यम के अपवर्तनांक को हम मान लिए μ2। अच्छा ठीक है, अगर हम μ1 का मान लिखे तो μ1 का मान हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हम बच्चों μ1 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, μ1, म्यू क्या है, म्यू है अपवर्तनांक, तो μ1 बराबर क्या हम लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C, और इस माध्यम में जब मैंने प्रकाश दिया तो मान लो कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, V2 है। ध्यान से समझो इसको। मान लें कि जहां पर दो माध्यम है, यह पहला यह है दूसरा, ये बीच में बाउंड्री लाइन है। इस माध्यम की अपवर्तनांक है μ1, इस माध्यम की अपवर्तनांक है μ2। इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कुछ अलग है, V1 है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल इससे अलग है, V2 है। अब हमसे पूछ दिया कि इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर C/V1, यही लिखेंगे ना, क्योंकि C क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V1 क्या, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कौन सी माध्यम, तो पहले माध्यम के प्रकाश की चाल। बात समझ में आ गई, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी तरह से अगर हम μ2 बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो C/V2। C निर्वात में प्रकाश की चाल, और V2 का मतलब क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, और किस माध्यम में, तो दूसरे माध्यम में। तो ये μ1 यानी कि पहले माध्यम, यहां पे हम लिख देते हैं कि μ1 क्या है, तो μ1 जो है वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। और μ2 क्या है, तो μ2 जो है बच्चों वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, और V1 क्या है, तो V1 जो है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और V2 क्या है, तो V2 जो है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल।
बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझाऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसी सारे कॉन्सेप्ट से आपको सारा न्यूमेरिकल्स होगा और थ्योरी भी समझ में बहुत ज़्यादा डिपली आएगी, ठीक है। अच्छा, सी क्या है, तो सी कह दो कि निर्वात या फिर कह दो कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। और जिसकी मान कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें μ1 बराबर कितना मिल गया है, C/V1। μ2 बराबर क्या मिल गया है, C/V2। और V1 क्या है, तो V1 जो है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 क्या है, दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल। μ1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर बच्चों हम यहां से μ1 बटा μ2 लिखें, μ1 बटा, अगर हम यहां से बच्चों μ1 बटा μ2 लिखे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो μ1 बटा μ2 बराबर क्या लिख सकते हैं कि C/V1 बटा C/V2, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि μ1/μ2 इक्वल टू क्या, एक मिनट सॉरी, मैं गलत लिख रहा था, एक मिनट, वेरी सॉरी। अगर हम यहां पे μ2 बटा μ1 लिखें, क्या लिखें, μ(2) यानी कि μ ऑफ सेकेंड माध्यम बटा μ ऑफ फर्स्ट माध्यम, तो क्या लिखेंगे कि C/V2 और बटा में क्या हो जाएगा, C/V1, यही होगा ना। अरे μ2 बटा μ1 बराबर क्या लिख सकते हैं, C/V2 बटा C/V1। और यहां से हमारा आ जाएगा बच्चों कि μ2 बटा μ1 इक्वल टू C/V2 गुने, ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसमें हो जाएगा V1 बटा C से C मर गया और यहां से आ गया μ2 बटा μ1 बराबर आ गया V1 बटा V2। समझ में आ रहा है। अब यहां पे ध्यान से अगर आप देखें इस समीकरण को, ध्यान से आप देखो और बताओ कि कुछ समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो, तो म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है v का, यानी कि अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का व्युक्त क्रमानुपाती हो रहा है। क्या हो रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल का व्युक्त क्रमानुपाती हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये जो है वो μ2 बटा μ1 क्या हो जा रहा है, V1 बटा V2, यानी कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अपवर्तनांक जो है क्या बच्चों, तो अपवर्तनांक जो है प्रकाश की चाल के व्युक्त क्रमानुपाती हो रहा है। और इस म्यू, अच्छा इसको हम ऐसे ही करके छोड़ते, इसको आप ऐसे घेर दो। अब ध्यान से देखो, ये जो μ2 बटा μ1 जो मैंने लिखा है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कि μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, लिखने का तरीका है, ध्यान से समझो। मैंने μ2 बटा μ1 को किस तरह से लिखा, तो मैंने लिखा कि μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। हाँ, अब समझ में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम क्या बोल देंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो हम कहना ये चाह रहे थे, बात समझ में आई। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, और एक किसका सापेक्षिक अपवर्तनांक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो ये μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या मिल गया, तो मिल गया हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले
पहले माध्यम के सापेक्ष। क्या हो गया? पहले माध्यम के सापेक्ष। और इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? इस म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे? तो म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? सापेक्ष। क्या इसको पढ़ेंगे किस तरह से? तो इसको पढ़ेंगे हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ जो है वो ये लिखा हुआ है क्या, कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और इसीलिए सापेक्षिक अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों V1 अपॉन V2। बात समझ में आई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में या नहीं आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ये है सापेक्षिक अपवर्तनांक, ये है सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसको हम पढ़ें कैसे? तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और अपवर्तनांक किस तरह से निकाला गया, ये पूरी डेरिवेशन। बात समझ में आई? अरे अगर समझ में आ गई थोड़ा मुस्कुरा दो यार, थोड़ी सी मुस्कुरा दो। एक आपकी एक मुस्कुराहट ना मेरे दिल को इतना खुश करेगा, मैं क्या बताऊं। चलो हो गया। चलिए अब देखो, अब इसमें ध्यान से देखो तो जो म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है V का, और V क्या है? तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अब इस मार्कर से ब्लू वाला से लिख रहे हैं, यानी कि μ2 अपॉन μ1, या छोड़ो हटाओ, इस वाले फॉर्मूले को यहीं पे लिख के रखो। थोड़ा सा और देखो, हल्का थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। मैंने म्यू इक्वल टू क्या कहा था बच्चों? तो मैंने कहा था कि म्यू इक्वल टू C अपॉन V होता है। C क्या है? तो C जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी मान हमेशा नियत होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और V क्या है? तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा एक चीज पता होगा कि V, और यहां पे देखें, इस तरफ नहीं, इसको हटाओ, यहीं पे देखो। एक बात बताइए, V बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि V बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है। न्यू इंटू क्या होता है? न्यू गुने लैम्डा। इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। अच्छा न्यू क्या होती है? तो न्यू होती है आवृत्ति, आवृत्ति। और लैम्डा क्या होता है? तो लैम्डा होता है बच्चों तरंग दैर्ध्य। तो अगर हम V1 बराबर लिखें, V1 बराबर, तो V बराबर हो रहा है न्यू इंटू लैम्डा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि न्यू इंटू लैम्डा 1, यानी कि पहले माध्यम में आवृत्ति और उसका गुना पहले माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे रेड लाइट मारे, रेड लाइट का मतलब लाल रंग की प्रकाश की किरण को हम यहाँ से छोड़े। जब लाल रंग की प्रकाश की किरण को छोड़ेंगे, एक बार मैंने छोड़ दिया वहां से प्रकाश की किरण, तो जब यहां से लाल रंग की प्रकाश की किरण चलेगी तो इस वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, इस वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, फिर इस वाले माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करेगी लाल रंग की प्रकाश की किरण, तो उसका क्या बदलेगा? तो उसकी बदलेगी चाल, और क्या बदलेगी? उसकी तरंगदैर्ध्य। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अपवर्तन के दौरान उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य दोनों क्या रहता है? दोनों क्या होती है? परिवर्तन होती है। लेकिन आवृत्ति क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। बात समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा था क्या, कि प्रकाश की चाल जो होती है वो माध्यम के कारण बदल जाती है, और तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है? माध्यम के कारण बदल जाती है। यानी कि जब इस माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जैसे ही गमन करेगी, गति करेगी, वैसे ही उसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होगा? बदल जाएगी, और उसकी चाल भी क्या होगी? बदल जाएगी। बात समझ में आ गया? तो अगर हम इस माध्यम की प्रकाश की चाल लिखें तो क्या लिखेंगे? तो आवृत्ति तो हमारा वही रहेगा न्यू,
तो न्यू इनटू इस माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको हम कह दिए λ1, और इस माध्यम में हम v2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो न्यू इनटू λ2, यानी कि न्यू तो हमारा वही रहेगा, आवृत्ति तो हमारी वही रहेगी, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य बदल के कितना बन जाएगा, λ2। बात समझ में आया? तो क्या हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, v1 बटा v2, और बराबर में क्या लिख सकते हैं कि न्यू इंटू λ1 बटा न्यू इंटू λ2, λ1 बटा λ2, और ये न्यू से न्यू मर गया तो यहां से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, चाहे तो आप इस तरह से याद रखो, नहीं तो फिर आप इसी तरह से याद रख सकते हो। कैसे? तो इस तरह से क्या कि μ2 बटा μ1 इक्वल टू v1 बटा v2 इक्वल टू λ1 बटा λ2। समझ में आया? और ये भी फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो ये थी सापेक्षिक अपवर्तनांक की कहानी। एक चीज यहां पे और देखिए, μ2 λ2, μ1 λ1। यहां पे अगर बच्चों आप ध्यान से देखें इस वाले फॉर्मूले से, तो अपवर्तनांक जो है वो तरंग दैर्ध्य का क्या हो जा रहा है, व्युक्त क्रमानुपाती हो रहा है। अपवर्तनांक, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। चलिए, हो गया। तो यहां पर बच्चों आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो अपवर्तनांक जो है वो क्या है, वो व्युक्त क्रमानुपाती है। किसकी? तरंग दैर्ध्य की। इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना? तो अगर बच्चों जब अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य की क्या है, व्युक्त क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है क्या कि जिसका लैम्डा ज्यादा, व्युक्त क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि जिसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगी, उसकी अपवर्तनांक क्या होगी, कम होगी। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक क्या होगी, ये जिसका लैम्डा ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। यहां पे लिख देते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, जिस प्रकाश या जिस रंग का जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, उसका अपवर्तनांक कम होता है। अब बताइए कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी अपवर्तनांक जो है वो क्या होगी, कम होगी। इस लाइन को हमेशा आप अपने माइंड में सेट करके रखे रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सापेक्षिक अपवर्तनांक की कहानी। तो मैंने अपवर्तनांक पढ़ा, सापेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ा, इसके साथ साथ मैंने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बस आज के लिए बस इतना, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मुस्कुराते रहिए।